नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं हम अगले संभाग के बारे में। तो हमारा आज का संभाग है सागर संभाग। तो चलिए बात करते हैं सागर संभाग के बारे में। तो हम बात करेंगे सागर संभाग के बारे में। तो सागर संभाग में अब बात करते हैं कितने जिले हैं और उनकी अवस्थिति क्या क्या है और सागर संभाग की विशेषताएं क्या क्या है। सागर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उनकी जिलों की विशेषताएं क्या है। तो पहले बात करेंगे हम सागर संभाग के बारे में। सागर संभाग के अंतर्गत देखेंगे कि कितने जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, सागर संभाग के अंतर्गत सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। शामिल जिलों में देखेंगे तो पहला सागर है, दूसरा पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जैसे जिलों को सागर संभाग में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश का छोटा सा मानचित्र यहाँ पे देख रहे हैं। और सागर संभाग की अवस्थिति की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत सागर संभाग की अवस्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है यहाँ पे सागर संभाग की अवस्थिति पड़ेगा। सागर संभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र सागर संभाग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत सागर जिले की अवस्थिति यहाँ पे होगी, छतरपुर जिले की अवस्थिति यहाँ पे होगी। सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना जिलों की अवस्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें सागर जिले की अवस्थिति कुछ यहाँ पे होगी और छतरपुर जिले की अवस्थिति कुछ यहाँ पे होगी। तो बात करते हैं सागर संभाग के अंतर्गत हमारा पहला जिला है सागर जिले के बारे में। तो चलिए देखते हैं सागर जिले के बारे में। पहला जिला है हमारा सागर जिला। तो चलिए देखते हैं हम सागर जिले के बारे में। पहले बात करेंगे इसका क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? सागर जिले का जो क्षेत्रफल है 10,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। 10,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। प्रदेश का पुराना जो विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना प्रदेश का जो है विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय, जिसको एक और नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये सागर जिले में आता है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। 1948 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसका नाम हरि सिंह गौर है। सागर विश्वविद्यालय का नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1948 में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना सागर में की गई है। जो पुलिस अकादमी है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी की स्थापना सागर में की गई है। सागर में धामोनी उर्स का मेला लगाया जाता है। धामोनी उर्स का जो मेला है कहाँ पे लगता है? सागर जिले में धामोनी उर्स का मेला लगता है। प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य, सागर जिले के अंतर्गत आता है। सागर जिले के अंतर्गत प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर, 10,000 समथिंग कुछ इसका क्षेत्रफल पड़ता है। नौरादेही अभ्यारण्य का प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं, हम आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के काल में एरण को, जो एरण सागर जिले के अंतर्गत आता है, एरण को स्वभोग नगर भी कहा गया है। स्वभोग नगर भी कहा गया है। एरण को स्वभोग नगर भी कहा गया है। किसके काल में कहा गया? समुद्रगुप्त में, जो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उनके काल में एरण को स्वभोग नगर भी कहा गया है। अब बात करेंगे एरण की। तो चलिए देखते हैं एरण की क्या विशेषता है। तो एरण में श्रीमन वर्मन, समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और तोरमान के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। सागर जिले के अंतर्गत क्षेत्र है एरण। एरण में ही हमको क्या मिला है? समुद्रगुप्त काल में एरण को स्वभोग नगर भी बोला गया है और एरण में ही श्रीमन वर्मन, समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और तोरमान के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। गोपराज का सती स्तंभ लेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? एरण में। गोपराज का सती स्तंभ लेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण से। और एरण से ही सती प्रथा के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। एरण सागर जिले में पड़ता है। सागर जिले से ही सागर जिले में पड़ता है एरण, और एरण से ही हमको सती प्रथा के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे। रहली का सूर्य मंदिर और राहतगढ़ का जो किला है, प्रसिद्ध स्थल है रहली का सूर्य मंदिर और जो राहतगढ़ का किला है, रहली का सूर्य मंदिर और राहतगढ़ का किला, ये दोनों ही पड़ेंगे हमारे सागर जिले में। प्रसिद्ध स्थल है यहाँ के। 1867 में सागर को नगर पालिका बनाया गया। सागर जिले में 1867 में सागर नगर पालिका की स्थापना की गई 1867 में। सागर को उड़ान सिंह ने 1600 ईस्वी में बसाया था। जो उड़ान सिंह नाम के व्यक्ति ने सागर जिले को बसाया था 1600 ईस्वी में।
सागर जिले को बसाया था। सागर को भारत का हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। तो मध्य प्रदेश केंद्र में आता है, मध्य प्रदेश केंद्र में आता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के केंद्र में भी एक जिला पड़ता है हमारा सागर जिला, इसी वजह से सागर को भारत का हृदय भी बोला जाता है। अब बात करेंगे आगे के फैक्ट की। तो हमारा अगला फैक्ट होगा बीना तहसील के आगाशोद में, सागर जिले के अंतर्गत आता है बीना तहसील है, सागर जिले की एक तहसील है बीना, है ना। उसके आगाशोद में मतलब तहसील के अंतर्गत ही एक नगर पड़ता है, आगाशोद नाम का एक स्थल है। वहां पे ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। ओमान जो देश है अपना, ओमान देश के सहयोग से तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पे की गई है? आगाशोद में की गई है, जो बीना के अंतर्गत आता है। सागर जिले के अंतर्गत बीना आता है, बीना के अंतर्गत आगाशोद आता है। उसमें ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। महार रेजिमेंट का जो मुख्यालय की बात करेंगे तो महार रेजिमेंट का मुख्यालय भी सागर जिले में है। ब्रिटिश काल में अलग अलग जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाए जाते थे, जैसे महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इस प्रकार के रेजिमेंट बनाए जाते थे। जाति आधारित रेजिमेंट बनाए जाते थे जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा सके और भारत में राष्ट्रवाद की भावना को कम किया जा सके। इस प्रकार उसी समय का रेजिमेंट है महार रेजिमेंट। तो महार रेजिमेंट का जो मुख्यालय बनाया गया था, महार रेजिमेंट का जो मुख्यालय बनाया गया था वो सागर में बनाया गया था। फोरेंसिक साइंस का जो प्रयोगशाला है, आपराधिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है, साइंस लेबोरेटरी की, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना भी कहां पे की गई है? सागर जिले में की गई है। नदियां की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे धसान, बीना और बेबस, सुनार जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। धसान, बीना, बेबस और सुनार जैसी नदियां यहाँ से सागर जिले से प्रवाहित होती है। सागर संभाग के अंतर्गत हमने देखे सागर जिले के बारे में। तो अब बात करेंगे सागर संभाग के अंतर्गत ही दूसरे जिले की। तो हमारा दूसरा जिला कौन सा होगा? छतरपुर जिला दूसरा जिला होगा। हम देख लिए सागर संभाग के अंतर्गत सागर जिले की, सागर जिला देख लिए और दूसरा जिला देखते हैं छतरपुर जिला। तो चलिए बात करते हैं हम छतरपुर जिले के बारे में। पहले तो बात करेंगे हम छतरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए देखते हैं छतरपुर जिले का क्षेत्रफल और छतरपुर जिले की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। चलिए बात करते हैं छतरपुर जिले के क्षेत्रफल की। तो छतरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8,867 वर्ग किलोमीटर छतरपुर जिले का कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 8,867 वर्ग किलोमीटर छतरपुर जिले का क्षेत्रफल है। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है। छतरपुर सागर और छतरपुर जो जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, इसलिए छतरपुर को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है। छतरपुर के अंतर्गत आता है खजुराहो, है ना। खजुराहो में ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में प्रथम जो स्थल के रूप में इसको खजुराहो को शामिल किया गया था, जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। खजुराहो को प्रथम स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। आदिवासी संग्रहालय की स्थापना भी छतरपुर जिले में की गई है। आदिवासी संग्रहालय की स्थापना भी छतरपुर जिले में की गई है। जो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, खजुराहो में किया जाता है। देश की विभिन्न कला और संस्कृतियों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। देश की विभिन्न संस्कृति और कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ पे छतरपुर जिले में एक नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए देखते हैं हम आगे अब छतरपुर जिले की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो छतरपुर जिले की विशेषताओं में भी देखेंगे तो जल बिहारी का जो मेला लगता है, जल बिहारी का मेला कहाँ पे लगता है? छतरपुर जिले में जल बिहारी का मेला लगता है। अब पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। खजुराहो की बात करेंगे तो खजुराहो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों में शुमार है उसका नाम खजुराहो का। यहाँ पे चंदेल शासकों ने राज किया है, तो बहुत सारे यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया है। कंदरिया महादेव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि मंदिरों का यहाँ पे खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया है। तो पर्यटन स्थल में खजुराहो आ जाएगा, रंगव झील आ जाएगा और बेनीसागर बांध जैसे पर्यटन स्थल हमको प्रमुख रूप से छतरपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। हीरे के भंडार भी ज्ञात हुए यहाँ पे छतरपुर जिले में बात करेंगे तो हीरा का जो भंडार है, हीरे का जो भंडार है यहाँ पे हमको कुछ रूप में हमको देखने को मिला है। यहाँ ज्ञात हुए हैं, हीरे के भंडार ज्ञात हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से देखा जाए तो हीरा जो है
पन्ना जिले में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। पन्ना को हीरा जिला भी बोला जाता है। लेकिन अब छतरपुर की बात करेंगे तो छतरपुर में भी कुछ हमको भंडारों का पता चला है हीरे का। छतरपुर के अंगोर जिले में छतरपुर का अंगोर क्षेत्र होता है जहां पे हीरे के भंडार का पता चला है ना। तो छतरपुर जिले के अंतर्गत हीरे के भंडार का पता चला है। अंगोर क्षेत्र में केन बेतवा लिंक के तहत दोहन बांध का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई गई है जिसके अंतर्गत दोहन बांध का निर्माण किया गया है। दोहन बांध का निर्माण कहां पे किया है, किस जिले में किया गया है? छतरपुर जिले में दोहन बांध का निर्माण किया गया है। जतकरा जो पुरातात्विक स्थल है जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, जतकरा पुरातात्विक स्थल है जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। गुलगंज जो फोर्ट है, गुलगंज फोर्ट भी छतरपुर जिले में स्थित है। और प्रताप सिंह छत्री, प्रताप सिंह जो राजा थे, चंदेल राजा थे, उनकी छतरी भी जबलपुर जिले में स्थापित है। जबलपुर जिले में उनकी छतरी बनाई गई है। तो जबलपुर जिले के अंतर्गत कुछ फैक्ट यहाँ पे देखे हमने, और सागर जिले के अंतर्गत कुछ फैक्ट इस प्रकार यहाँ पे देखे हमने। तो चलिए देखते हैं, अब हम सागर संभाग के अंतर्गत ही हमारा अगला जिला था पन्ना जिला। तो चलिए बात करते हैं पन्ना जिले के बारे में। पहले बात कर लेंगे पन्ना जिला की विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं पन्ना जिले के बारे में। तो पहले बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं पन्ना जिले का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे कि पन्ना जिले की अवस्थिति कहाँ पड़ेगी। ये छतरपुर जिले की अवस्थिति थी और पन्ना जिले की अवस्थिति हमको यहाँ पड़ेगी। पन्ना जिले की अवस्थिति है। सागर संभाग के अंतर्गत ही आता है पन्ना जिला। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र के अंतर्गत पन्ना जिले की अवस्थिति कुछ यहाँ पे पड़ेगी। तो बात करते हैं पन्ना जिले की। पन्ना जिले के क्षेत्रफल की बात करेंगे। पहले तो पन्ना जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो पन्ना जिले के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7135 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल पड़ता है। 7135 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। विंध्य रेंज में आता है। जैसे देख रहे हैं कि विंध्याचल श्रृंखला जो है ऊपर होती है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नीचे से गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ऊपर से गुजरती है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नीचे से गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है पन्ना जिला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है पन्ना जिला, जो विंध्य रेंज में स्थित है। जो रीवा पन्ना का जो पठार है, रीवा पन्ना का जो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो विंध्य रेंज में आता है पन्ना जिला। भारत की डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसके पहले हमने देखे पन्ना जिले के बारे में, तो पन्ना जिले को डायमंड सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पन्ने का मध्य प्रदेश में जो एक जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है पन्ना जिला। पन्ना जिले में जो देख रहे हैं यहाँ पे विश्व में जो प्रसिद्ध जो अपना हीरा है, विश्व प्रसिद्ध जो हीरा है यहाँ से उत्खनन किया जाता है। पन्ना जिले से विश्व प्रसिद्ध हीरा जो उत्खनन किया जाता है, इसीलिए भारत की डायमंड सिटी भी पन्ना जिले को बोला जाता है। मध्य प्रदेश में ही नहीं वरन भारत में भी इसको यहाँ का हीरा जो है बहुत फेमस है। इसलिए जो भारत में पन्ना को भारत की डायमंड सिटी बोला जाता है। पन्ना जिले को भारत की डायमंड सिटी बोला जाता है। जून 2009 में जो एनएमडीसी है उसने पुनः उत्खनन कार्य शुरू किया। जून 2009 से एनएमडीसी ने पुनः उत्खनन कार्य शुरू किया। एनएमडीसी नेशनल माइल डेवलपमेंट कंपनी ने पुनः हीरा उत्पादन का कार्य शुरू किया था अपने पन्ना जिले में। अजयगढ़ का किला देखेंगे जिसका निर्माण अजय पाल ने करवाया था। पन्ना जिले के किले का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल जो शासक थे यहाँ के, अजय पाल ने पन्ना जिले में किले का निर्माण करवाया था। अजयगढ़ के किले का निर्माण किया गया था। हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है बलदेव जी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती देवी का जो मंदिर है यहाँ पे प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल के रूप में पन्ना जिले के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो हमने देखे सागर संभाग के अंतर्गत पन्ना जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अंतर्गत देखेंगे तो पन्ना जिला यहाँ पड़ेगा। और पन्ना जिले की विशेषताएं कौन कौन सी है तो हमने देखे। इसका क्षेत्रफल क्या है, विंध्य रेंज के अंतर्गत आता है। जैसे बात की कि विंध्याचल श्रृंखला ऊपर है, सतपुड़ा श्रृंखला नीचे, तो विंध्याचल श्रृंखला के अंतर्गत विंध्य रेंज में आता है। भारत की डायमंड सिटी कहलाती है पन्ना, भारत की डायमंड सिटी कहलाती है। जून 2009 से एनएमडीसी ने हीरा उत्खनन का पुनः कार्य शुरू किया है। अजयगढ़ का किला यहाँ पे मिलता है। अजयगढ़ का किला प्रसिद्ध है यहाँ पे। हीरा उत्खनन में विश्व प्रसिद्ध है बलदेव जी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती देवी यहाँ के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल के रूप में पन्ना जिले के अंतर्गत आते हैं।
तब बात करेंगे सागर संभाग के अंतर्गत हमारा अगला जिला कौन सा होगा। पन्ना जिले के बाद हम अगले जिले की बात करेंगे तो हमारा अगला जिला होगा दमोह जिला। तो चलिए बात करते हैं दमोह जिले के बारे में, दमोह जिले की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो दमोह जिले के बारे में बात करेंगे तो इसका पहले क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दमोह जिले का क्षेत्रफल है 7306 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल पड़ता है, किसका, दमोह जिले का। अब मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार बात करें तो दमोह जिला कहां पड़ेगा, ये जो सागर संभाग के नीचे पड़ेगा हमारा दमोह जिला पड़ेगा, जिसका क्षेत्रफल 7306 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी नदियां यहां से होकर के प्रवाहित होती है, दमोह जिले से कौन कौन सी नदियां होकर के प्रवाहित होती है। तो सुनार, ब्योरमा और कोपरा जैसी नदियां यहां से होकर के प्रवाहित होती है। दमोह जिले से सुनार, ब्योरमा और कोपरा जैसी नदियां यहां से प्रवाहित होती है। बिड़ला समूह का जो नरसिंहगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है, तो सीमेंट फैक्ट्री है कहां पे स्थापित है, दमोह जिले के अंतर्गत आता है नरसिंहगढ़। दमोह जिले के अंतर्गत आता है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ में जो बिड़ला समूह है, बिड़ला सीमेंट जो होता है कंपनी है, बिड़ला कंपनी, उसका सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है नरसिंहगढ़ जिले में, दमोह जिले के अंतर्गत नरसिंहगढ़ क्षेत्र में। अब बात करेंगे इसका दमोह नाम कैसे पड़ा। तो जो रानी दमयंती है, रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा है। रानी दमयंती है जो दमोह क्षेत्र की शासिका थी, रानी थी, तो दमयंती थी, उसके नाम पर दमोह जिले का नाम दमोह पड़ा है। नोहलेश्वर मंदिर जो स्थित है नोहटा में है, नोहलेश्वर मंदिर नोहटा में। नोहटा कहाँ पड़ेगा, हमारा दमोह जिले के अंतर्गत नोहटा पड़ेगा, जो 1000 वर्ष पुराना है। 1000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था नोहटा में, जो दमोह जिले के अंतर्गत आता है। 1000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अब किले की बात करेंगे तो कौन कौन से किले इसके अंतर्गत आते हैं, दमोह जिले के अंतर्गत किले की बात करेंगे तो सिंगोरगढ़ का किला आता है, नरसिंहगढ़ का किला आता है और बातीगढ़ का किला आता है। दमोह जिले में तीन किले देखे हमने, सिंगोरगढ़ का किला देखा, नरसिंहगढ़ का किला देखा और बातीगढ़ का किला देखा। अब बात करेंगे आगे के फैक्ट की, तो दमोह जिले के अंतर्गत हमारा अगला फैक्ट कौन सा हो सकता है। तो पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो संग्रामपुर पड़ता है दमोह जिले के अंतर्गत। बहुत सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है संग्रामपुर, जो संग्रामपुर घाटी ये पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल माना जाता है संग्रामपुर को। चंदेलों की राजधानी नोहटा, चंदेलों की राजधानी हमने खजुराहो भी देखे थे, और चंदेलों की एक राजधानी थी नोहटा, जो गौरिया नदी के किनारे है। गौरिया नदी जो दमोह जिले से ही प्रवाहित होती है। दमोह जिले के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां देखे थे, सुनार देखे थे, ब्योरमा देखे थे, कोपरा देखे थे और गौरिया भी एक नदी है। जो नोटा यहाँ की जो स्थल है, जो चंदेलों की पहले राजधानी भी हुआ करती थी, वो गौरिया नदी के किनारे स्थित है। पीतल के सामान हेतु प्रसिद्ध है, जो दमोह जिला है पीतल का सामान बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे मिलता है, इसलिए ये दमोह जिला बहुत प्रसिद्ध है। कुंडलपुर में जैनियों का तीर्थ स्थल है, जो कुंडलपुर पड़ता है यहाँ पे दमोह जिले के अंतर्गत ही आता है। कुंडलपुर में जैनियों का पवित्र दर्शनीय स्थल या तीर्थ स्थल भी बोला जाता है। बांदकपुर में शिव मंदिर है, बांदकपुर भी दमोह जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध शिव मंदिर की यहाँ पे स्थापना की गई है। बांदकपुर जो दमोह जिले के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं सागर संभाग के अंतर्गत ही हमारा कौन सा जिला है, टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिले के बारे में देखेंगे। तो सागर संभाग के अंतर्गत कौन से जिला देखे हमने, सागर जिला देखे, पन्ना जिला देखे, दमोह जिला देखे, छतरपुर जिला देखे। अब देखेंगे टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम टीकमगढ़ जिले के बारे में। तो टीकमगढ़ जिले की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं टीकमगढ़ जिले के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं कितना है। 3730 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। 3730 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल पड़ता है। अब मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार जो टीकमगढ़ जिला है मध्य प्रदेश में कहाँ पे अवस्थित है, ये जो दिख रहा है हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड, ये जो सभी जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होते हैं। पन्ना जिले को छोड़ दिया जाए तो पन्ना जिले का कुछ भाग भी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होता है। तो टीकमगढ़ जिला देखेंगे मध्य प्रदेश की मानचित्र की अवस्थिति के अनुसार टीकमगढ़ जिला हमारा यहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा निवाड़ी जिला। टीकमगढ़ जिला यहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा निवाड़ी जिला। तो टीकमगढ़ जिले के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि क्षेत्रफल की, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल 3730 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 3700 वर्ग किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल है। प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रमुख स्थल है रायमहल, शीशमहल और सुंदरमहल जैसे यहाँ पे पवित्र स्थल है। यहाँ दर्शनीय स्थल की बात की जाए, पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको शामिल कर सकते हैं। रायमहल, शीशमहल और सुंदरमहल जैसे यहाँ पे प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में शामिल है। मध्य प्रदेश की पहली जो मुख्यमंत्री थी हमारी सुश्री उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती, भी इसी जिले से संबंधित है, इसी जिले से आते हैं।
टीकमगढ़ जिला देखिए हमने। अब इसके बाद देखेंगे हम निवाड़ी जिला। हमारा अभी वर्तमान में 52वां जिला बना है। 52वां जिला कौन सा बना है? निवाड़ी बना है, जो 2018 में टीकमगढ़ से पृथक होकर 52वां जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल पड़ता है। निवाड़ी जिले की विशेषताएं देखते हैं कि ये जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमारा निवाड़ी जिला है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी जिला है। इसके पहले कौन सा जिला देखे थे? दतिया जिला देखे थे। इसके पहले हमने 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे, जो दतिया जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। लेकिन अभी वर्तमान में बात करेंगे तो निवाड़ी जिला है वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल देखेंगे इसका 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। 2018 में टीकमगढ़ से पृथक कर जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया इसको। 2005 में रामायण कला संग्रहालय की स्थापना कहां पे की गई? ओरछा में की गई, जो वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। इसके पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था ओरछा, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जो 2005 में रामायण कला संग्रहालय की वहां पे स्थापना की गई है। अब बात करेंगे जो ओरछा प्रमुख शहर है निवाड़ी जिले का, जो पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है ओरछा, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो पहले बुंदेला वंश की राजधानी भी हुआ करती थी। क्या ओरछा जो है बुंदेला वंश की पहले राजधानी भी हुआ करती थी, जो बेतवा नदी के किनारे है। तो ओरछा में ही प्रसिद्ध स्थल है राजाराम मंदिर, जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय धार्मिक या पर्यटन तीर्थ स्थल है। राजाराम मंदिर ओरछा में स्थित है। यहाँ पे ओरछा में ही शहीद स्मारक व राजाराम मंदिर स्थित है। ओरछा में ही शहीद स्मारक व राजाराम मंदिर स्थित है। हरदोली की मनौती मांगी जाती है। कहां से मांगी जाती है हरदोली की मनौती? ये जो पर्व होता है, एक त्योहार होता है हरदोली की मनौती, जो ओरछा जिले से मांगी जाती है। ओरछा जिले में इसको मनाया जाता है। हरदोली की मनौती ओरछा जिले में मनाया जाता है। टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत देखिए हमने जानकारी, टीकमगढ़ के अंतर्गत ओरछा बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में ओरछा को देखिए, जिसमें राजाराम मंदिर और शहीद स्मारक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ओरछा का किला भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। ओरछा में ही है ओरछा का किला ओरछा में ही है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने देखे सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 जिले के अंतर्गत कौन कौन से जिले देखे? सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इस प्रकार हमने 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार हमारा सागर संभाग कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप अगली क्लास में।